नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। प्रदेश में 3 बार अमित शाह का आना, साथ ही छत्तीसगढ़ में एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और जांजगीर चांपा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगामी 13 तारीख को होने वाली सभा क्या समीकरण तय करेगा, इसको लेकर हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी ने वरिष्ठ पत्रकार अनंगपाल दीक्षित से बात की। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बीत चुकी है और इस बीचे हुए चुनावी बिसात में चालें भी शुरू हो गई है। अभी आप देखें कि भाजपा की जो छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो बड़े नेता हैं, खासकर मैं बात करूं अमित शाह की, तो वो 3 बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में आ चुका है और एक बार जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी आ चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि खड़गे जी भी जांजगीर चांपा में आ रहे हैं और क्या आखिर उनके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्या ऐसी मंशा है कि उस जगह को उन्होंने चुना है, क्योंकि वहाँ बघेल के जो भूपेश है भरोसा है, बघेल है भरोसा है को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना। एक बात और मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 10 SC सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें कांग्रेस के पास है। तो ये भी एक बातें की जा रही है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं सरगुजा जिले के नई दुनिया के ब्यूरो चीफ अनंगपाल दीक्षित जी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बड़े बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा कार्यक्रम हो रहा है, खासकर खड़गे जी जो जांजगीर चांपा में जो सीटें हैं, जो 7 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, SC सीटें काफ़ी जो SC बेल्ट है जो जांजगीर चांपा में, इसको भी माना जाता है कुछ लुभाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि आदिवासी भी इस बार मेन फैक्टर इस बार करेंगे, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार आदिवासी विरोधी होने की भी बात कर रहे हैं कांग्रेस को। इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनंगपाल दीक्षित जी, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर पूरी बातें क्या है, आखिर क्या ऐसी स्थिति हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दीक्षित जी, ये बता देंगे कि नरेंद्र मोदी का यहाँ दौरा हो रहा है, अमित शाह का यहाँ लगभग 3 बार दौरा हो चुका है, JP नड्डा भी यहाँ पे जमे हुए हैं और अमित शाह छत्तीसगढ़ को लेकर काफ़ी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, जमे हुए हैं। क्या इसमें क्या लगता है आपको? और ऊपर से इधर जो अभी खड़गे जी जो भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उनका जांजगीर चांपा में आना हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि 2018 में जब चुनाव हुआ तो उस समय पूरे देश में जब भाजपा की लहर थी, हर राज्य में भाजपा लगातार आ रही थी और लगातार दूसरी बार सरकार बनी, और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में जो हार मिली वो बहुत करारी हार थी और भाजपा उसको अभी तक पचा नहीं पा रही है। और उस हार को जीत में बदलने के लिए अब बड़े नेताओं ने इसको कमान संभाल लिया, ऐसा लगता है। और पिछले कुछ दिनों से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद अमित शाह जी ने यहाँ पे लगातार कैंपेन किया, उसके बाद बिलासपुर में एक सभा हुई जिसमें JP नड्डा जी भी आए। तो लगातार जो बड़े नेता आ रहे हैं उसको देखते हुए अब कांग्रेस भी क्यों पीछे रहेगी, इस कारण से बीच में सवाल भी उठा कि कांग्रेस के बड़े लीडर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसमें ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही बड़ा चेहरा है और उनके चेहरे पर ही पूरा छत्तीसगढ़ का दारोमदार है, ऐसा कहा जाता है। दूसरे बड़े चेहरे का नाम ले तो TS सिंहदेव जी हैं। दोनों ने 2018 में जो मेहनत की थी और जो मैदान मारा वो एक तरफा था, एकदम एक तरफा था। राजनीति में बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है कि इतना सुपड़ा साफ हो जाए। भाजपा को भी इतना विश्वास नहीं था कि इतनी कम सीटें आएंगी। आज भाजपा 13 सीटों में सिमट गई है। कई उपचुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस ने फतह हासिल की, लेकिन अभी की स्थिति जो है, इस चुनाव को भाजपा गंभीरता से ले रही है, क्योंकि किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ को भाजपा इस बार दोबारा यहाँ पे सरकार बनाना चाहती है। इस कारण सारे बड़े लीडर यहाँ पे लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या आ गई है कि यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी ढूंढने में परेशान है, क्योंकि बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे, बड़े बड़े जो दिग्गज विधायक थे, उनके मंत्री थे, सब 20,000 से लेकर 50,000 मतों से चुनाव हारे हैं। ऐसी स्थिति में दोबारा उनको रिपीट करने की स्थिति में भाजपा नहीं है, नए नेताओं की तलाश कर रही है। इसलिए गुड़ा गणित बैठाने में पूरे भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच जांजगीर में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो SC वर्ग से भी आते हैं और बड़े लीडर हैं, सरपंच से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो उन्होंने कदम बढ़ाया उन्होंने, और एक बड़े लीडर माने जाते हैं, उनको जांजगीर में बुला के SC वर्ग पे कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है, उनको मोहना चाहती है, उनको अपनी ओर खींचना चाहती है। एक बात और है कि भाजपा कितना SC वर्ग में अपना पैठ जमा पाएगी, उससे पहले जो जांजगीर बेल्ट है, वो जांजगीर क्षेत्र है, वो बसपा का गढ़ है
हमेशा आप देखेंगे कोई ऐसा चुनाव नहीं है जब बसपा वहाँ पे अपनी पहचान न बनाई हो, या अक्सर देखेंगे एक दो विधायक वहाँ से चुने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जगह पे लाना और ऐसे समय में लाना, चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। एससी वर्ग के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग में भी तो एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी कुर्मी से भी आते हैं और बघेल जी भी कुर्मी से आते हैं। तो कुछ क्या लगता है आपको, क्या ऐसी स्थिति, क्या स्ट्रेटजी जो उन्होंने भाजपा वालों ने जो अपनाया है, जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया और कुर्मी जो कास्ट से आते हैं, तो कास्ट का भी यहाँ कुछ खेल होगा? बिल्कुल होता है। चुनाव में तो बगैर कास्ट के बात जमती नहीं। आजकल तो जाति से लेकर धर्म से लेकर सारा कुछ राजनीति में शामिल हो गया है। तो भाजपा ने भी देखा कि अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा हैं और ओबीसी के बड़े चेहरे भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक चेहरा ओबीसी के रूप में कांग्रेस उनको लॉन्च कर रही है, बता रही है, दिखा रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा क्यों पीछे रहेगी? और जहाँ से सांसद हैं उनको चुनाव समिति, अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित रूप से उनको भी एक चेहरा के रूप में भाजपा भी दिखाना चाहती है कि हमारे पास भी ओबीसी चेहरा है या कुर्मी चेहरा है। तो इस बार क्या लग रहा है, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ आना छत्तीसगढ़ को किस नज़रिए से दोनों पार्टी देख रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए तो अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस अभी सत्ता में है, कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी 50-55 सीटें अभी भी आ सकती हैं और ऐसी चर्चा भी है कि अभी सरकार के खिलाफ ज़्यादा वातावरण नहीं बना है। 2-3 महीने में क्या स्थिति होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव के ठीक 1 महीने कोई भी ऐसा मुद्दा गर्म हो जाता है और चुनाव की बाजी पलट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है वो 3 महीना जो है वो काफ़ी गर्म रहेगा राजनीति के लिए, और कोई भी नया मुद्दा आएगा उस मुद्दे पे भी अचानक चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति में अगर पलड़ा देखें तो निश्चित रूप से कांग्रेस भारी है, इसलिए भाजपा को संघर्ष करने की स्थिति है। क्योंकि अगर भाजपा अभी 13 सीटों में है, कितना भी मेहनत करेगी तो 26 सीटें आएंगी, 28 सीटें आएंगी, 30 सीटें तक आ सकती हैं। लेकिन मेहनत डबल करना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा, तो भाजपा को फाइट देना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए बड़े नेताओं ने यहाँ पे कैंपेन करना शुरू किया है। अभी एक ताज़ा मामला आया हुआ है, विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो सबसे प्रमुख और कहा जाता था कि अरविंद नेताम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। क्या इसको क्या मानते हैं आप, इसको लेकर क्या स्थिति रहेगी छत्तीसगढ़ प्रदेश में? देखिए, अरविंद नेताम जी निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े लीडर थे, किसी ज़माने में केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका एक नाम है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में उनका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि जिससे कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा या भाजपा को कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक सीमित दायरे में उनका एक प्रभाव है, ज़्यादा जो मत प्रतिशत है उसको ज़्यादा प्रभाव मेरे हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे। आगे क्या लगता है, दोनों ही पार्टियां किस तरीके से अपने बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में लाने का प्रयास करेंगे और लुभाने का प्रयास करेंगे? मुद्दा क्या हो सकता है इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दा तो एक ही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा कह रही है कि विकास नहीं हुआ। 15 साल में हमने जो विकास काम किया था उसको कांग्रेस ने 5 साल में उसको बिगाड़ दिया, उस लय को बिगाड़ दिया, विकास काम हुए नहीं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसमें कहीं भी नहीं लगता कि कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि लगातार ईडी ने कई छापे मारे, कई आईएएस अधिकारी जेल गए, तो कहीं ना कहीं सरकार की साख पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये और कोई बड़ा रूप ले ले, या केंद्र में बैठी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ पे नज़र रख रही है, बड़े नेता आ रहे हैं, तो और आगे कोई बड़ी कार्रवाई हुई या कोई बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया या 1-2 और आईएएस ऑफिसरों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो एक मुद्दा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार आने वाले दिनों में बनेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं कि आदिवासियों को रिझाने का, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि हमने आदिवासियों की जो ज़मीनें लूटी गई थी उनको वापस किया है, सारा चीज़ किया। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भी सीतापुर दौरे पे आए हुए थे विश्व आदिवासी दिवस के दिन, ये बातें करके गए थे। क्या लगता है आदिवासी इस बार का क्या फैक्टर और क्या मुद्दा है ये? देखिए, अब गया समय कि आदिवासियों को लुभाने की बात और आदिवासियों को अपनी ओर खींचने की बात। आदिवासी सब होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सारे लोग शिक्षित हैं, सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग अब जानते हैं कि किसको चुनना है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भाषण में प्रभाव में आके कोई किसी को मतदान नहीं करता। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा वो आदिवासी वर्ग जिसको चाहेगा उसको मतदान देगा, जिधर उसका झुकाव रहेगा मतदान देगा। किसी के आने और किसी के बताने, किसी के कहने पे आदिवासी किसी की ओर झुकेगा नहीं।
तो एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भाजपा को आप इस बार क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे इसको लेकर, इस बार के चुनाव को लेकर? मैं नसीहत क्या दूंगा, लेकिन एक ही कमी, अगर मैं सरगुजा की बात करूं तो यहाँ के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं वो पब्लिक के बीच में बहुत कम जाते हैं और पब्लिक की समस्या हम अक्सर देखते हैं कि कांग्रेस के जो छोटा से छोटा जो जनप्रतिनिधि रहता है वो 10-20 लोगों की समस्या को लेकर कभी अधिकारी से मुलाकात करता है या फिर उसके निवास पे लोग समस्या लेके पहुंचते हैं। यही काम अगर भाजपा के नेताओं के पास रहते जाते, अगर वो लोग उनकी मदद करते, सीधे चुनाव में आप जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। भाजपा विपक्ष में है, 5 साल अगर भाजपा के किसी नेता को अगर मौका मिल रहा है तो उसके लिए तो पूरा खुला मौका है। अगर वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक एक घर में घूम जाए तो 5 साल बहुत होते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि अचानक टिकट भी जब मिलती है तो किसको मिलेगी, इसको लेके पशुपेश में रहते हैं। तो कोई ऐसा लीडर सामने नहीं आता जो सबका नेतृत्व कर रहा हो। अभी हम देखें कि पूरे सरगुजा ज़िले की ही बात करें तो कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जिसके पीछे सारे भाजपा के कार्यकर्ता, सारे भाजपा के नेता दौड़ रहे हों। जैसा कि हम कुछ साल पहले जब भाजपा की सरकार थी तो स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी जी को हमने देखा था, रामविचार नेताम जी जो यहाँ के जिलाध्यक्ष थे उस समय भाजपा के, उनके साथ लोगों की भीड़ रहती थी, उनके लोग बात मानते थे। वो चीज़ अब रहा नहीं। कई स्वयंभू नेता हो गए हैं, उनके पीछे किसी के पीछे 10 लोग, किसी के पीछे 5 लोग, ऐसी स्थिति होगी तो एक बिखराव की स्थिति है। अगर भाजपा उसको समेट ले तो निश्चित रूप से भाजपा भी सरगुजा में कोई कमज़ोर नहीं है। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, आपसे बात करते हुए समझ में आया मुझको कि इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर विधानसभा से बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने दावेदारी पेश कर दिया है। क्या मानते हैं आप इसको? इस बार क्या लगता है आपको, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं क्या मंशा होगी इनके पीछे? भाजपा में दावेदारी को कब माना जाता है? हम लोग भी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं। भाजपा में कौन टिकट पाया जाएगा वो आखिरी समय तक पता नहीं चलता। और हमेशा जो संगठन में काम करता है, संगठन से जुड़ के रहता है और जो जिसकी लोकप्रियता हो और लगातार जो संगठन से शुरू से जुड़ा हुआ है, जुड़ के काम कर रहा है, भाजपा हमेशा ऐसे कैंडिडेट को ही अपने सामने लाती है। तो इस बार जो मुद्दा रहेगा आदिवासियों का जो मुद्दा है, और जो प्रदेश में बड़े बड़े जो मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, खासकर अमित शाह 3 बार यहाँ आ चुके हैं और तीनों बार उनका नज़र भी छत्तीसगढ़ में पड़ा हुआ है, और एक बार नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ चुके हैं। फिलहाल में अभी खड़गे जी आने वाले हैं, 13 तारीख को उनका एक कार्यक्रम है जांजगीर चांपा में। तो जैसा दीक्षित जी ने बताया कि आदिवासियों को इस बार न लुभाया जा सकता है न मोहा जा सकता, क्योंकि आदिवासी समझदार हो गए हैं। तो देखना यही होगा कि इस बार के चुनाव में क्या फैक्टर काम करेगा और आने वाला वक्त किस करवट बदलेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज। आज स्थानीय कोर्ट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए करने एवं सामूहिक जीवन बीमा लागू करने की मांग को लेकर अंबिकापुर में प्रदेश व्यापी सांकेतिक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाया जाता है और जनता के हित में कार्य किया जाता है, और इस बीच बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसके बाद हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसी कारण आज अंबिकापुर कोर्ट में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना किया गया और अपनी मांग को पूरा करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। एक कार्यक्रम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संदर्भ में है, क्योंकि सभी पार्टियां लगभग जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र में निश्चित करती हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। हम बता दें कि प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि वर्तमान प्रदेश में जो प्रशासनिक अराजकता है, क्योंकि हम आम जनता का पैरवी करते हैं, इस पैरवी में कहीं न कहीं अधिकारियों से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तब वो अधिकारी विद्वेषपूर्ण, चाहे वो राजस्व के हो या पुलिस अधिकारी हो, विद्वेषपूर्ण तरीके से वकीलों को फंसाने की कोशिश करती है। हम अधिवक्तागण अपराधियों के विरुद्ध भी पैरवी करते हैं, अपराधियों के समर्थन में भी पैरवी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपराधिक लोग ही हमारे ऊपर हिंसा करते हैं। हमको उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत इसलिए आवश्यक है कि यदि हम अगर कमजोर पड़े तो जनता की मांग कमजोर पड़ेगी और जनता कहीं न कहीं से जनता भी प्रभावित होगी। इसलिए हम लोगों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर गवर्नमेंट से मांग है, और वर्तमान गवर्नमेंट का पूर्व में हम लोग मिलने गए थे, हमारा डेलीगेशन मिलने गया था। उनका कहना था कि ड्राफ्ट बनकर तैयार है,
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, सदन में लाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक नहीं बनाया गया है। हमारे साथ सरकार ने वादा खिलाफी किया है और ये सिर्फ हमारा सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश अधिवक्ता संघ का आंदोलन है और हम क्रमशः, ये तो हमारा सांकेतिक धरना है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, आज तक अधिवक्ताओं की वो मांग पूरी नहीं हुई। अधिवक्ता जो वो इस बात के लिए कर रहे हैं, आंदोलन इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि शासन सरकार के द्वारा दिए गए वचन पूरे हो जाए। ये आंदोलन हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम सरकार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सरकार की इस बात से लेकर प्रतिष्ठा बचे कि वो अपने वचनों का पालन कर रही है। दूसरी बात, ये अधिवक्ता मर्डरर के खिलाफ केस लड़ते हैं, उसको सजा दिलवाते हैं, उनको सजा दिलवाते हैं जिनने हत्याएं की है, जघन्य अपराधियों के खिलाफ केस लड़ते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत असुरक्षित रहती है और कई घटनाएं प्रदेश में घटी है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने में सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं आ रहा है, सिर्फ अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी। दूसरा ये है कि जो सामूहिक बीमा की मांग है, और एक मांग ये है कि मृत्यु हो जाने पर 10 लाख को उनको सम्मान राशि दी जाए। ये जो हमारी मांगे हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में आज ये धरना आंदोलन हो रहा है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर हो रहा है। और यदि सरकार ये मांगे पूरी नहीं करती है तो ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। और अभी ठीक है, चुनाव का समय है, सरकार के पास मजबूरी है, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से ये बिल लाया जा सकता है। यदि महामहिम के अध्यादेश के माध्यम से ये बिल लाया जा सकता है, तो हमारा ये अनुरोध है कि अध्यादेश के लाकर चुनाव के पूर्व ये मांगे पूरी की जाए, ताकि अधिवक्ताओं की मांग भी पूरी हो सके और शासन के घोषणा पत्र का वचन भी पूरा हो सके। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूं सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहां मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं।
रेड क्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त। निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर
श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के आह्वान पर आज राजधानी के धरना स्थल पर प्रदेश भर के डॉक्टर्स, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के साथ हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों का हल्ला बोल आंदोलन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य फेडरेशन द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को रखा गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के ANM, MPW, नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों की वेतन विसंगति, चिकित्सकों के लंबित वेतनमान भत्ते एवं स्टाइपेंड, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विशेष कोरोना भत्ता, साथ ही चिकित्सालयों में डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के साथ हिंसा शामिल है। इसका कारण राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार है। बता दें कि राज्य के चिकित्सक, नर्स एवं स्वास्थ्य संयोजकों द्वारा कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में सरकार का साथ बिना किसी विरोध के दिया एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया। उसके बाद भी लंबित मांगों एवं सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। हाँ, इसमें हमारे हमने हेल्थ फेडरेशन बनाया है, जिसमें नर्सिंग एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन और हमारे जितने भी फील्ड के स्टाफ, ANM एसोसिएशन जो MPW RHO संघ होता है, रेडियोग्राफर संघ है, हेल्थ विभाग के तकरीबन 12 संघ ने एक संगठन बनाया है, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा हेल्थ विभाग को कहीं ना कहीं उनके मांगों के अनुसार दिया नहीं। अभी हर विभाग ने भी हड़ताल की, मांगे पूरी हुई। हम लोगों ने कोविड में 2 साल बिना अवकाश लिए काम किया, फिर भी हमको ना कोविड के समय भत्ता दिया गया, नहीं हमारे सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। आए दिन हॉस्पिटल में मारपीट की घटनाएं हो रही है, तो हमारे मेन मुद्दा है कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। और अगर सरकार हॉस्पिटल में कार्य के दौरान अगर कोई घटना होती है तो उसमें प्रशासनिक तौर पे उस पर कार्रवाई हो, FIR हो, न कि जिस बंदे के साथ हुआ है, जिस कर्मचारी के साथ हुआ है वो FIR करे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोर्ट के पेचीदा चक्करों में पड़ना पड़ जाता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चक्कर में उनका डिमांड पूरा नहीं होता है या कार्रवाई नहीं हो पाता है आरोपी के प्रति। आज तो अभी 1 दिन के सामूहिक हड़ताल पे हैं, पर अगर शासन हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है तो चूंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सारे हेल्थ विभाग हैं, तो हम मरीजों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केवल 1 दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि शासन को हमारी बातों से अवगत हो जाएं और हमारे मांगों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करें। इसमें ना पूरे तरीके से काम प्रभावित होगा और सारे नर्सेस हैं, प्रोविजनल जो न्यू स्टाफ हैं उनको छोड़ के, क्योंकि हमारी इमरजेंसी ड्यूटी है और हम जनता के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और हमारा काम जो है सेवा का है। हमने सेवाओं को सर्वोपरि रखा है। इसको ध्यान में रखते हुए भी 2018 में भी हम लोग ने स्ट्राइक किया था, जेल गए थे। उस समय भी हम लोग जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तो किसी भी प्रकार से काम को प्रभावित नहीं होने दिया, लेकिन इसका खामियाजा उल्टा हमको भुगतना पड़ा। जेल गए, प्रदर्शन किए, हमारी मांग को आज तक 5-6 साल हो गए, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें सारे नर्सेस अभी 5 सूत्रों को लेकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, काम प्रभावित है। और मैं यही सरकार से निवेदन करूंगी कि हमारी मांगों को जितनी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें और हमारी मांगों को पूरा करें। महिलाएं हैं, हम सारी नर्सेस महिलाएं हैं, महिलाओं को आगे आना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, तो ये सरकार हमारी ओर क्या ध्यान दे रही है। जहाँ हम लोग आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए 21 अगस्त को फिर इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है, तो जाहिर है सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम 21 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। यहाँ हमारे नर्सेस जो है 300 सारी नर्सेस पे हैं और क्या बोलते हैं पूरे प्रदेश में ये हड़ताल का चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सारा काम प्रभावित होगा और कोई भी इसमें अपनी सहमति नहीं देंगे। सब घटिया खाद्य वितरण किए जाने के मामले को लेकर भाजपा के द्वारा प्रदेश सरकार के विरोध में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाना था, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी के कारण यहां आंदोलन पूर्ण रूप से विफल नजर आया। भाजपाई पुलिस द्वारा लगाए एक भी बैरिकेड्स को पार नहीं कर सके, जिसके बाद मजबूरीवश बैरिकेड के बाहर ही नारेबाजी कर अपनी मांगों का ज्ञापन SDM को सौंप अपने घरों को रवाना हुए।
दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट खेती के लिए दिया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार जो खाद दे रही है वह खाद नहीं मिट्टी है, जिसे खेतों में डालने से पैदावार नहीं बढ़ेगी बल्कि किसान को नुकसान होगा। लेकिन फिर भी दबाव पूर्वक किसानों को यह खाद खरीदने को मजबूर किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने किसानों के समर्थन में किसान आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया था। इस आंदोलन के समर्थन में भाजपा द्वारा जिले के सभी प्रकोष्ठों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा था, लेकिन बुलावे के बाद भी कार्यक्रम स्थल पर सारी की सारी कुर्सियां खाली नजर आई। हालांकि कुछ देर बाद कुछ कार्यकर्ताओं का समूह जरूर कार्यक्रम स्थल पहुंचा। इसके बाद कार्यकर्ताओं को लेकर वरिष्ठ नेता संयुक्त कार्यालय का घेराव करने जा पहुंचे, लेकिन पुलिस के तगड़े बैरिकेड्स और कार्यकर्ताओं की कमी के कारण एक भी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट तक नहीं पहुंच पाया। मजबूरन वरिष्ठ नेताओं के निवेदन पर सूरजपुर एसडीएम रवि सिंह ने कार्यालय से 500 मीटर दूर बैरिकेड के पास आकर उनका ज्ञापन लिया। के कारण किसानों को अमानक खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो बालू और मिट्टी, कंकड़ पत्थर मिला करके वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया गया है, जो पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को 600 रुपये में 1 एकड़ में 2 बोरी 10 रुपये किलो में दिया गया है। और पूरे प्रदेश में जो स्थिति है किसानों का, उस वर्मी कंपोस्ट से कुछ होता नहीं है। लोगों ने, कई किसानों ने बताया कि उस वर्मी कंपोस्ट के खाद डालने से घास भी पैदा नहीं होता है। इस तरह का लोगों में जो बात आई है, और पूरे प्रदेश में जो गोबर खरीदी हो रही है वो कागजों में हो रही है। इस तरह का जो विषय है, आज वर्मी कंपोस्ट के लेकर के हमारे पूरे सूरजपुर जिले के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान सबने मिलकर के कलेक्टर बंगले का घेराव करने के लिए सब निकले थे और घेराव किया गया। और निश्चित है कि इस गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया है, क्योंकि किसानों के कारण सरकार बनी थी और किसानों को भी 4.5 साल में जिस गति से ठगा है, किसानों के रकबे काट दिया गया, किसानों को खाद नकली खाद दिया गया, किसानों को समय पर बोरा नहीं दिया गया। तो सबसे परेशानी अगर हुआ है छत्तीसगढ़ में तो किसान हुआ है। और जिस तरह किसानों के नाम पर ही इन्होंने राज किया है, किसानों को ठग करके 36 प्रकार का घोषणा से सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को ठगा है। और जिस तरह बात करते हैं कि हम सभी वर्गों को पैसा उनके खातों में जमा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसके खाते में जमा हो रहा है। ये फर्जी गोबर खाद, जैसा कि अभी पता चला है कि सभी पंचायतों के सेक्रेटरी सचिव के माध्यम से जो जबरन जो उनके गोबर खरीदी के नाम पर मास्टर रोल बनाए जा रहे हैं, जबकि कोई गोठानों में न गाय है, न बैल है, न किसानों के पास गाय है। सब के सब जो स्थिति है, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे गोठान इनका जो है रोड पर है। पूरे रोडों को हम देखें तो सूरजपुर से रायपुर तक की जो ये थे, चूँकि भूपेश सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ भारी अन्याय, अत्याचार और उनके साथ जो छलावा करते आ रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए थे। देखिए, एक तो खाद लेने के लिए किसान बहुत त्रस्त हैं। बिना ये कंपोस्ट जो बना है, मिट्टी धुर्रा वाला जो बालू वाला जो गोबर का खाद जो बनाए हैं, और उसको लिए बिना बाकी खाद नहीं देता है, ना यूरिया देगा, ना सुपर राखड़ देगा, ना किसी प्रकार का नहीं देगा। छोटा किसान है, नहीं लेना चाहता है, इसके बाद भी उसको ज़बरदस्त उस खाद को लिए बिना नहीं देता है। ये समस्या किसानों के साथ है। किसानों के साथ कई समस्या है। उनके साथ छलावा किया, जो मिनी किट मिलता था उसमें खाद भी रहता था, बीज भी रहता था, इसको समाप्त कर दिया। किसानों के हर चीज़ में दखलंदाजी किया है और बोलता है कि बड़ी बड़ी बात कि हम 2500 रुपया में धान खरीदेंगे। इस बार बोल रहा है कि हम लोग 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदेंगे। अरे वो जो हम लोग का जो ज़मीन रकबा था, उस रकबा को तो काट दिया है, तो कहाँ से 20 क्विंटल हो पाएगा? वो रकबा हमारा बढ़ाए, उसको तो बढ़ाएगा, लेकिन अब देखिए क्या होता है, खरीद पाता है कि नहीं खरीद पाता है। एक बार ठग के तो खरीद लिया है, दोबारा किसका आता है
इस बार पूरे जनता जनार्दन, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कर्मचारी हो और बेरोजगार हो, सब लोग ठान चुके हैं कि भूपेश सरकार का जाना तय है। इस बार किसी भी हालत में, पिछले बार बहुत बड़ी घोषणा करके उन्होंने ठग लिए थे और इतना घोषणा किए थे, एक भी घोषणा पूरा किए नहीं। मुख्यतः उनकी जो मांगे हैं किसानों संबंधित थी और वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को लेकर उनके द्वारा जो कुछ विषय उठाए गए हैं उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने पुलिस बल ने और किसे जो ज्ञापन है वो ले लिया। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।